रामू अपने मालिक दौलत राम के घर काम किया करता था। इतना ही नहीं, रामू को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा प्यार था। इतना कि वो उन पौधों का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखा करता। कोई भी उसे नुकसान पहुंचाए ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। एक रोज रामू गार्डन में पेड़ों की छटाई कर रहा होता है। तभी रामू का मालिक दौलत राम रामू से कहता है, रामू, कल मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम गार्डन को अच्छे से साफ कर दो। और हाँ, ये पौधे जो सूख गए इन्हें भी हटा दो। जी मालिक, मैं इन्हें हटाकर अपने घर ले जाऊंगा। वो मुरझा इसलिए गए हैं क्योंकि इनका सीजन अभी चला गया है। कतई भी नहीं, तुम इन्हें अपने घर लेकर नहीं जाओगे, बल्कि इन्हें फिकवा दो। ये अब किसी काम के नहीं है। उन पौधों को फेंकने की जगह रामू उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि वो उन पौधों से बहुत लगाव रखता था, जो दिन रात उनकी देखभाल करता रहता। अगली सुबह दौलत राम के घर उनके मेहमान आते हैं, लेकिन अचानक ही एक पेड़ की टहनी दौलत राम के ऊपर गिर जाती है और अब दौलत राम गुस्से से रामू को ढूंढने लगता है। लेकिन दौलत राम को पता चलता है कि रामू तो आज काम पर ही नहीं आया, और देर शाम जब रामू काम पर आता है तो दौलत राम गुस्से में उससे कहता है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से बाहर निकालता हूँ और तुम्हारी तनख्वाह भी मैं अब तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हारी आज की भूल की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। रामू जिस समय दौलत राम के घर आता है उस समय उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि रामू की माँ कुंती बीमार थी और डॉक्टर ने रामू की माँ के हार्ट के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी। और अब रामू क्या करता, क्योंकि दौलत राम ने तो रामू को नौकरी से ही निकाल दिया था। बिना कुछ जाने अब रामू उदास मन से जंगलों के रास्ते करीब 8 बजे घर जा रहा था। तभी उसे पेड़ों को काटने की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं रुक जाता है। उस आवाज को सुनने के बाद रामू कहता है, कौन है पेड़ के पीछे? कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अगर यहाँ कोई है तो सामने आओ। तुम ऐसे बेजुबान पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचा सकते। रामू की आवाज सुनकर पूरे जंगल में सन्नाटा फैल जाता है। कहीं से कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जैसे ही रामू एकदम से चलता है फिर से पेड़ काटने की आवाज आती है और रामू फिर से रुककर उस आवाज को सुनने के बाद कहता है, मैं कहता हूँ जो भी है वो मेरे सामने आए और मेरा सामना करे। तुम बेजुबान पेड़ों को क्यों हानि पहुँचा रहे हो? अब भी कोई जवाब नहीं आता और करीब 5 से 10 मिनट बाद इधर उधर देखने पर रामू फिर से चलने लगता है। तभी फिर से पेड़ काटने की आवाज आती है और इस बार रामू चिल्लाकर कहता है, तुम जो कोई भी हो, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कितनी निर्दयी इंसान हो जो इन बेजुबान पेड़ों को चोट पहुँचा रहे हो। अब की बार रामू की बात सुनकर जंगल से एक आवाज आती है और वो आवाज रामू से कहती है, मैं प्रसन्न हुई। तुम जो भी हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अभी तक यहाँ से जितने भी लोग गुजरे उन्हें जंगल में पेड़ काटने या उन्हें नुकसान पहुँचाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम पेड़ों से कितना प्यार करते हो। मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। मैं जानना चाहता हूँ तुम पेड़ों को क्यों काट रहे हो। इतना सुनने के बाद उसके सामने उड़ती हुई एक परी प्रकट होती है। उसे देखकर रामू हैरान रह जाता है और उस परी से कहता है, तुम इतनी बड़ी तितली हो और वो हवा में भी उड़ रही हो। सच में परियां होती हैं? मैंने तो आज तक अपनी आंखों से ऐसा कुछ भी नहीं देखा। लेकिन तुम पर्यावरण को नुकसान क्यों पहुंचा रही थी? तुम तो खुद इतनी सुंदर हो, ये तुम नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं तो बस यहाँ से आने जाने वाले लोगों की परीक्षा ले रही थी कि आखिर आज के समय में ऐसा कौन है जो इन बेजुबान पेड़ पौधों से भी प्यार करता हो, और मुझे वो मिल गया। वो तुम हो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी परीक्षा खत्म हुई तो मैं जा सकता हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन इससे पहले तुम जो मांगोगे तुम्हारी मैं वो इच्छा पूरी करूँगी। लेकिन सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मैं जो वरदान तुम्हें दूंगी वो पर्यावरण से ही जुड़ा होगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये पेड़ पौधे मेरे बच्चे जैसे हैं। मैं भला इनसे क्या ही मांगू। बस मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए 1 लाख की जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है। तुम्हारी माँ भी स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हें अब किसी और के यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस ये पत्थर ले जाओ और अपने बीच आंगन में इसे बो देना। तुम्हारी हर परेशानी बस यही दूर करेगी। इससे तुम जो मन्नत मांगोगे वो पूरी होगी। और ध्यान रहे,
कभी तुमने लालच में आकर इससे कुछ मांगा तो ये तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करेगी। इतना कहने के बाद परी गायब हो जाती है और रामू काफी समय इधर उधर उस परी को ढूंढता भी है और फिर अपने घर चला जाता है। हालांकि जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि जहाँ सोया हुआ है वहीं उसके बगल में बड़ा सा सोने का पेड़ निकल आया है और तभी उसे याद आता है कि रात में उसे परी ने जो पत्थर दिए थे वो उसने यहीं बोए थे। अब वो उस सोने के पेड़ को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि रामू की ईमानदारी की वजह से उसे परी के वरदान के तौर पर ये सोने का पेड़ मिला था। अब रामू उस पेड़ के आगे खड़ा होकर सबसे पहले ये मन्नत मांगता है। मुझे किसी चीज की लालच नहीं, बस मेरी माँ स्वस्थ हो जाए। मैं अपनी माँ के बिना नहीं जी पाऊंगा। उन्होंने बचपन से मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनूं, लेकिन आज मैं उनकी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा। इतना कहने के बाद रामू नहाने चला जाता है और जब वो लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी माँ घर लौट आई है और वो बिल्कुल ठीक है। अपनी माँ को गले लगाकर रामू कहता है, माँ तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा? मैं तो बस तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने चेकअप किया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जा सकती हैं। आपका ठीक हो जाना एक चमत्कार ही है। मैं समझ भी नहीं पाई और चली आई। माँ आपको पता है जो तुम आंगन में देख रही हो ये मुझे एक वरदान के तौर पर मिला है। ये सोने का पेड़ मेरी एक इच्छा पूरी करेगा और मेरी पहली इच्छा आपको स्वस्थ और खुश देखना था जो मेरे सामने है। और अब जब कुंती को ये पता चलता है कि ये पेड़ उसकी इच्छाओं को पूरी करता है तो कुंती के मन में लालच आ जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, बेटा जब परी ने तुझे वरदान दिया है तो नेक काम में देरी कैसी। अपने लिए अब बस इस झोपड़ी को महल बनवा ले, थोड़े से खेत और 2-4 नौकर भी रख ले। अब तेरी बूढ़ी माँ से काम नहीं होता है। अपनी माँ के लिए तू इतना तो कर ही सकता है ना। रामू अपनी माँ की बात मानकर एक बड़ा सा महल, 2-4 नौकर और कुछ खेत भी खरीद लेता है। लेकिन रामू अपनी माँ की इच्छा पूरी करते हुए मन में ये भी सोचता है, माँ को धीरे धीरे और लालच ना आ जाए। मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि ये पेड़ लालच आने पर हमारी हालत पहले जैसी बना देगा। लेकिन माँ को कौन समझाए, वो अभी अभी तो ठीक हुई है। मैं मौका मिलने पर बता दूंगा। अब रामू पूरे गांव में सबसे अमीर और सुंदर घर में रहा करता था। उसके यहाँ गरीब से गरीब लोग काम के लिए आया करते। एक रोज एक बूढ़ा व्यक्ति कुंती के घर काम मांगने आता है, लेकिन कुंती उसे अपनी दौलत की अकड़ दिखाते हुए कहती है, तुम जैसे बुढ़ों को अगर मैंने काम पे रख लिया तो तुझे तो फ्री में बैठकर खिलाना होगा। काम तो तेरे से होगा नहीं और तुझे अटैक ज्यादा आएंगे, इसीलिए तू जैसे को तो मैं काम पर नहीं रख सकती। ये बात रामू भी सुन लेता है और रामू तो अपनी माँ को लालच के बारे में बताना ही भूल गया था और कभी तो वो भी उस बूढ़े की तरह गरीब था और लाचार भी। तभी पल भर में वो सब कुछ बदलता हुआ देखता है। रामू पाता है वो जिस हालत में था उसी हालत में आ जाता है। उसकी बूढ़ी माँ जैसे बीमार खाट पर पड़ी थी वैसे ही खाट पर पड़ी हुई होती है कि उसे उसकी माँ को पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि उसकी माँ ने तो पहले ही लालच अपना लिया और लालच का फल क्या मिला वो सबके सामने ही था। संजना अभी अपने पति की मौत के गम से बाहर भी नहीं आ पाई थी कि एक सुबह के समय उसके घर की डोरबेल बजती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे सामने एक जूली नाम की गर्भवती औरत खड़ी नजर आती है, जो उससे अंदर आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कौन हो जो मेरे पति के मरने पर यहाँ शोक मनाने आई हो, वो भी इस हालत में? तुम्हारे नहीं, हमारे पति बहन। मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि तुम्हारे पति नहीं बल्कि मेरे भी पति हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? और शादी कोई मजाक नहीं है जो सबसे कर ली। उनकी पत्नी सिर्फ मैं हूँ। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रही हूँ? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और बाहर दूसरी शादी कर ली और तुम मेरे सौतन हो? नहीं, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन हाँ वो मेरे भी पति है और मैं यहाँ आपकी सौतन बनने नहीं आई हूँ। बस कुछ समय के लिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँ? तुम्हारे कहने का मतलब मेरे पति मेरे पीछे मेरे लिए गर्भवती सौतन छोड़कर गए हैं?
मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। देखिए सौतन, हम किस्मत से बने हैं। ना आपको मेरे बारे में कुछ पता था, ना मुझे आपके बारे में पता था। वो तो बस जो होना था हो गया। बहुत समय से वो मुझसे मिलने नहीं आए थे, तो उनकी तलाश में निकली थी और यहाँ आकर मुझे ये सब पता चला। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो ये देखिए हमारी शादी की फोटो। जूली इतना कहकर अपनी और अजीत की शादी की कुछ फोटो संजना को दिखाती है, जिसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोना शुरू कर देती है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी सास सरिता वहाँ आकर कहती है, क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों रो रही है? बोलना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। और तुम कौन हो? बहू, इसका मतलब ये हमारे पति की माँ है। सासू माँ, मैं बताती हूँ ये क्यों रो रही हैं। सासू माँ? तुम पागल हो क्या? मेरी एक ही बहू है तो तुम मुझे सासू माँ क्यों बोल रही हो? नहीं माँ जी, ये सच बोल रही है। आपके बेटे मेरे पीछे मेरी सौतन छोड़कर गए हैं, बल्कि ये सौतन नहीं, गर्भवती सौतन है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगी। देखिए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब तो आपको उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए और उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। तुम तो चुप रहो बस, और चुपचाप अपना ये बच्चा लेकर इस घर से निकल जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं था इस दुनिया में, और इस बच्चे को लेकर इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? ये उनकी आखिरी निशानी है। मुझे अपने घर में सहारा दे दीजिए। मैं तुम्हें एक मिनट न रहने दूं इस घर में, और तुम महीनों के रहने की बात कर रही हो। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, मेरा बेटा एक साथ दो औरतों के साथ धोखा कर सकता है। सासू माँ, आपके बेटे ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उनकी कोई गलती नहीं थी। आप एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे भी नहीं पता था कि उनकी पहले से एक बीवी है। मैं तो बस यहाँ उनकी तलाश के लिए आई थी और ये सब पता चला। तुम तो उनकी तरफदारी करना बंद करो और निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। संजना इतना कहकर जूली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगती है। तभी उसकी सास सरिता उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा बहू, अब जो होना था वो तो हो गया। किस्मत से तुम दोनों एक दूसरे की सौतन बन गई हो, और इसके पास मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, और मैं अपने बेटे की निशानी को खोना नहीं चाहती। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यही बहू की कुछ महीनों की बात है, रहने दे इसे इस घर में। उसके बाद ये बोल रही है ना कि ये खुद चली जाएगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जब भी इस औरत को देखूंगी तब मुझे अपने पति के धोखे का एहसास होगा। मैं इसको यहाँ रहने नहीं दूंगी। देखिए, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आई हूँ। मैं बस अपने पति की आखिरी निशानी को उनके परिवार वालों को देने आई हूँ। इस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बस तब तक मुझे यहाँ रख लीजिए। मान जा बहू, एक इंसानियत के नाते ही सही, कुछ समय के लिए भूल जा कि ये तेरी सौतन है। अपनी सास की बात सुनकर सरिता अपनी गर्भवती सौतन को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन उसको अपनी सौतन की तरफ अपनी सास का झुकाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जिसे देखकर वो मन ही मन में सोचती है, बच्चे की वजह से माँ जी का भी झुकाव मेरी गर्भवती सौतन की तरफ ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जगह किसी और को लेने ही नहीं दूंगी। मैं कुछ दिनों में ऐसा कुछ करूंगी कि खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। संजना अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास सरिता उसके पास आकर धीरे से कहती है, बहू, तूने मेरी बात का मान रखा, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी गर्भवती सौतन की तरफ आपका ये झुकाव मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ जी, अब आपके सिवा मेरा है ही कौन? आपकी बात कैसे काट सकती हूँ? मुझे अपने इस घर में जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये सब माँ जी के लिए किया है बस। संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सरिता अपनी दूसरी बहू के गर्भवती होने के कारण उसका ध्यान अच्छे से रखती है और कोई कमी नहीं छोड़ती। वहीं दूसरी तरफ संजना अपनी गर्भवती सौतन को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सरिता जूली के लिए डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखकर किचन में पानी लेने जाती है। तभी संजना की नजर नाश्ते पर जाती है और वो उसमें बहुत सारा नमक डालकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सभी लोग एक साथ नाश्ता करने बैठते हैं और संजना खाने का एक निवाला खाकर मुंह में डालते ही जोर से कहती है,
माँ जी, इसमें इतना सारा नमक है, इसे कोई इंसान कैसे खा सकता है? क्यों बहू, क्यों नहीं खा सकता है? और हमारे खाने में तो नमक ठीक है, सिर्फ तुम्हारे खाने में ही ज्यादा क्यों है? माँ जी, मुझे क्या पता, लेकिन इसमें नमक के सिवा कुछ नहीं है, ये कोई नहीं खा सकता। लेकिन मेरे खाने में तो नमक बिल्कुल ठीक है सासू माँ। तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमसे नहीं कह रही मैं। लेकिन वो सही कह रही है, नमक बिल्कुल ठीक है। कहीं तुमने गलती से अपने खाने में नमक तो नहीं डाल लिया ऊपर से? माँ जी, मुझे ताना मार रही हैं या सच बोल रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं इन्होंने देख तो नहीं लिया मुझे? हो सकता है माँ जी, मुझे भूख नहीं है अब। संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन संजना जूली के कमरे से गुजरते हुए उसे बाथरूम में जाता देखकर उसे बाहर से लॉक करके वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सरिता जूली के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में आती है और उसे बाथरूम से निकाल कर कहती है, बहू, तुझे बाथरूम में किसने बंद कर दिया? देख, तुझे कितनी घबराहट हो रही है। सासू माँ, मुझे नहीं पता, मेरे कमरे में तो कोई नहीं था। मैं तो नहाने गई थी, जब खोलने की कोशिश की तो बाहर से ही लॉक था। कोई बात नहीं बहू, तू यहीं थोड़ी देर आराम कर ले, हो सकता है जाम हो गया होगा। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और जूली की डिलीवरी डेट पास आती है। एक दिन अचानक उसे पेट में जोरों से दर्द होता है और सभी लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर सरिता के पास आकर कहता है, देखिए सॉरी, लेकिन हम आपकी बहू को नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया है। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग अपने आप को संभालिए। आई एम सॉरी। डॉक्टर की बात सुनकर संजना के होश उड़ जाती है और उसे अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी सास को सारी बातें बताकर उससे माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, मैंने जूली के साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं उसके बच्चे को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी और अपनी गलती को सुधारूंगी। तुझे अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत है। कुछ समय बाद संजना अपने सौतन के बच्चे को लेकर घर आती है और उसे दिल से अपनाते हुए अपने जीवन का सहारा बनाती है। संध्या की सादगी और सावलेपन को भले ही दुनिया ने नकारा था, लेकिन समर ने उसके सांवले चेहरे की जगह उसके खूबसूरत दिल को चुना, जिसके चलते दोनों का प्यार आखिर शादी के मुकाम तक पहुंचने ही वाला था। संध्या के घर में उसकी माँ कामना शादी की तैयारियों में लगी थी और आज संध्या की मेहंदी के मौके पर घर में मोहल्ले की औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी संध्या की मेहंदी लगती देखकर कामना की एक पड़ोसन माला उससे कहती है, अरे कामना बहन, वैसे तुमने इस मेहंदी वाली को फालतू में ही बुला लिया। तुम्हारी बेटी के हाथों में ये मेहंदी का रंग पता ही कहाँ चलेगा। सांवले हाथों पर काली मेहंदी रची हुई दिखेगी ही नहीं। माला की ये बात सुनकर संध्या उसे घूरती हुई बोलती है, आंटी जी, यहाँ मेहंदी के फंक्शन में आपको बड़ी इज्जत से बुलाया गया है, तो कृपा करके अपने मुंह से ऐसे अपशब्द ना निकालिए कि आपकी बेइज्जती करके बाहर निकालना पड़े। संध्या, ये कैसे बात कर रही हो? हाय हाय कामना बहन, देख लो, ऐसी जुबान लेकर अगर ससुराल जाएगी तो इसको 2 ही दिन में वापस भेज देंगे। एक तो शक्ल न सूरत, ऊपर से मुंह भी कड़वे करेले जैसी। बस माला बहन, आप हमारी खुशियों में शामिल होने आई, ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप मेरी बेटी के सामने अगर ऐसे बोलेंगी ना, तो सच में यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से बाहर जा सकती हैं। माला चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है और संध्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिस पर कामना उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, बेटा, अभी तेरी विदाई को वक्त है, तू अभी से अपने ये कीमती आंसू क्यों बहा रही है? आज तो मेरी लाडो के हाथों पे मेहंदी लगी है, वो भी कितनी सुंदर। पर माँ देखो ना, हर कोई मेरे सांवले रंग पर कड़वे बोल सुनाकर चला जाता है। अरे ये रंग मैंने खुद थोड़ी ना मांगा था कहीं से, भगवान ने मुझे खुद दिया है। अरे बेटा, तू ऐसे घटिया लोगों की बातों को क्यों ध्यान में रखती है? तेरा प्यार, तेरा समर, उसे तेरे रंग से कोई दिक्कत नहीं है ना, तो दूसरों की बातों को क्यों दिल से लगाती है? चल अब मेहंदी लगवा ले। संध्या की मेहंदी की रस्म पूरी होती है। अगले दिन उसकी शादी थी। शाम के वक्त जब वो अपने कमरे में बैठी अपनी मेहंदी देख रही होती है, तभी समर का कॉल आता है और वो उससे बोलता है, कैसी हो मेरी जान? कल तो तुम मिस से मिसेस बनने वाली हो। अच्छा ये बताओ, मेहंदी लग गई? हाँ जी, लग गई।
और बहुत सुंदर भी लगी है। और आपका नाम तो इतना छुपा कर लिखवाया है ना कि ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाएगी। अच्छा जी, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, देखना झट से ढूंढ लूंगा। अच्छा चलो, मम्मी बुला रही हैं, रखता हूँ, कल मिलेंगे बेबी दूल्हा दुल्हन बनकर। समर और संध्या दोनों ही अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अगली सुबह दोनों घरों में शादी की तैयारियां पूरी होती है। शाम होते होते बारात संध्या के घर के दरवाजे तक आ जाती है और स्टेज पर बैठा समर सामने से आती अपनी दुल्हन को निहार ही रहा होता है कि तभी उसके बगल में खड़े दोस्तों में से एक नीरज नाम का लड़का आपस में बातें करते हुए बोलता है, भाई देखियो कितनी सांवली लड़की है महरूम लहंगे में, दिख ही नहीं रही यार। ऐसा लग रहा है कि लहंगा खुद ब खुद चल रहा है, क्योंकि स्किन और लहंगा दोनों मैच हो रहे हैं। अपने दोस्तों के मुंह से संध्या का मजाक बनता देखकर समर उनको घूर कर देखते हुए उनसे बोलता है, कभी अपनी नजरों से ना गोरे काले का पर्दा हटाकर दुनिया देखना, सांवला रंग तुमको सबसे सुंदर नजर आएगा। और सामने से आ रही मेरी दुल्हन आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही, क्योंकि उसका ये सांवला रंग उसकी पहचान है, जिसको उसे संवारना नहीं पड़ता। माफ करना भाई। समर की बातें सुनकर नीरज और बाकी सब की आंखें शर्म से झुक जाती है। कुछ ही पलों में संध्या स्टेज पर आ जाती है और दोनों की शादी की रस्में आगे बढ़ती है। और रस्में पूरी होने पर समर अपनी दुल्हन संध्या को अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ सुमन अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर अंदर आओ। संध्या जैसे ही कलश को अपने पैरों से गिराती है, तभी घर की लाइट चली जाती है। ये देखकर समर की बहन कीर्ति बोलती है, अरे अरे, भाभी ने तो आते ही अपने चेहरे का रंग पूरे घर में फैला दिया और इस अंधेरे में तो दिख भी नहीं रहा कि कहाँ खड़ी हैं। कीर्ति, हो गई तेरी बकवास, जा जाकर मोमबत्ती लेकर आ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। कीर्ति जैसे ही मोमबत्ती लेकर आती है, इतने में ही लाइट आ जाती है और उस वक्त संध्या की आंखों में आंसू होते हैं। ये देखकर सुमन बोलती है, बहू ये क्या, तुम रो रही हो? कीर्ति की बात का बुरा लगा? बेटा ये पागल है, इसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। इसकी जुबान बहुत ज्यादा ही चलती है। मैंने इतना भी कुछ नहीं कहा था, फिर भी बुरा लगा तो सॉरी भाभी। अरे कोई नहीं। गृह प्रवेश के बाद सब हॉल में बैठे अंगूठी ढूंढने की रस्म करते हैं। तभी कीर्ति बोलती है, भाई अब जरा भाभी की मेहंदी में अपना नाम तो ढूंढ, ये भी तो एक रस्म है, क्यों माँ? हाँ बेटा। ठीक है जी, तो लाइए संध्या जी, अपना हाथ एक बार फिर मेरे हाथों में दीजिए। संध्या शर्माते हुए अपना हाथ समर के हाथ में देती है, लेकिन उसके सांवले रंग के कारण उसके हाथों में मेहंदी के रंग का पता ही नहीं चलता और समर बेचारा पूरा हाथ देखता ही रह जाता है। तभी कीर्ति एक बार फिर बोलती है, लो जी, भाभी के हाथों में तो मेहंदी का रंग भी समा गया। इनके काले हाथों पर तो काली मेहंदी नहीं बल्कि सफेद मेहंदी लगानी चाहिए थी, कम से कम विजिबल तो होती। कीर्ति बस हद हो गई, अपने इस मुंह से कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो इसको बंद ही रखा कर। क्या गलत कहा मैंने? देख लो, शादी के बाद सब लड़की के हाथों की मेहंदी देखते हैं कि कितनी रची है, लेकिन इनके हाथों पर तो मेहंदी का रंग भी नहीं दिख रहा। मेरी सांवली बहू की मेहंदी का रंग ही इतना गाढ़ा चढ़ा है कि उसके सांवले हाथों की रेखाओं में समा गया। और वैसे भी इंसान की पहचान रंग से नहीं दिल से होती है कीर्ति। रूप रंग तो एक दिन ढल जाएगा, लेकिन ये दिल हमेशा खूबसूरत रहेगा। वटेवर, भाई की तो किस्मत ही काली है उनकी बीवी की तरह, तो आगे क्या ही बोला जा सकता है। संध्या ये सुनकर रोते हुए उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर समर भी उसके पीछे जाता है और कमरे में रोती हुई संध्या को बोलता है, संध्या, कीर्ति की बात का बुरा लगा, लेकिन क्यों? तुमको अपने इस सांवले रंग से चिढ़ है क्या, जो तुम्हें दूसरों की बातें बुरी लगती हैं? किसको पसंद होता है ये सांवला रंग समर? बचपन से लेके आज तक न जाने मैंने कितना कुछ सहा है इस रंग के चलते। मेरी मेहंदी का फंक्शन, जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था, लेकिन इस सांवले रंग की वजह से वो भी खराब हो गया। आखिरकार ये सांवला रंग अभिशाप ही तो है मेरे लिए। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम मुझे मिल गए, वरना पता नहीं मेरी शादी किसी काले भुंडे से हो जाती। संध्या, तुम्हारी खुद की सोच ही सांवले रंग को लेकर गलत है, तो बाकी तो तुमको ताने देंगे ही ना। अरे सांवला रंग तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग है। स्वयं भगवान कृष्ण ने इस रंग को प्रेम से अपनाया है
और तुम हो कि अपने ही रंग से चिढ़ती हो। अगर तुम इसको अपना लोगी तो दुनिया की बातों का तुम पर कोई असर नहीं होगा। समर की बातें संध्या के दिलो दिमाग पर असर करती है और वो उसके साथ वापस नीचे आती है। तभी कीर्ति बोलती है, लो माँ, आ गई तुम्हारी बहू। भाभी, आप क्या बच्ची हो जो थोड़ी थोड़ी बातों पर चिढ़ जाती हो? नहीं कीर्ति, मुझे माफ करना, मैं ऐसे ही चली गई। लेकिन मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि रंग सिर्फ हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं है। वैसे भी समय के साथ हमारा रंग रूप सब कुछ ढल जाएगा, लेकिन रिश्तों में प्यार का रंग कभी नहीं ढलना चाहिए। उसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और मुझे पक्का यकीन है एक दिन तुम मेरे इसी रंग के साथ मुझे खुशी खुशी अपना लोगी। संध्या की बातें सुनकर समर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर उसके प्यार के रंग में रंगकर संध्या ने भी अपने सांवले रंग को अपना लिया और वक्त के साथ कीर्ति भी उसे अपना ही लेगी। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि बाहरी खूबसूरती को नजरअंदाज करके अंदरूनी खूबसूरती को परखिए, क्योंकि एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए यही जरूरी है।